Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 8 in English and our chapter name is Field Marshal Sam Manekshaw. हमारे ये लेसन का नेम है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. फील्ड मार्शल मानेकशॉ's exemplary leadership, honesty and commitment to preparedness were instrumental in India's victory in 1971 war. देखिए फील्ड मार्शल मानेकशॉ की जो एग्जाम्पल है ये किस चीज़ का उदाहरण है. ये लीडरशिप का, ऑनेस्टी ईमानदारी का और कमिटमेंट का. किसके लिए? कि वो तैयार रहे थे कि उन्होंने इंडिया को जीत दिलाई थी 1971 वॉर में. जब युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने जीत मिली थी उनकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग. तो ये उसी का ही एग्जाम्पल है. हिज एबिलिटी टू एक्सेस द सिचुएशन रियलिस्टिकली मेक टफ डिसीजंस. उनकी जो एबिलिटी थी, उनकी जो क्षमता थी कि वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सही निर्णय लिया, टफ डिसीजंस लिए उन्होंने. एंड प्रायोरिटाइज द वेल बीइंग ऑफ हिज ट्रूप्स एंड द नेशन एग्जाम्प्लीफाई द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट लीडर. और क्या था ये, मतलब उन्होंने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया कि जो भी उनके ट्रूप्स थे, उनकी वेलबींग की, जो अच्छे इंसान होने की जो भी उनकी चीज़ें थी साथ में. और उन्होंने जो राष्ट्र को ये उदाहरण भी दिया कि एक अच्छे लीडर की, एक महान नेता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं. ये सब चीज़ें उन्होंने समझाई हमें. तो आज हम फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ का ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. उनके जो लाइफ हिस्ट्री थी उन सभी चीज़ों को हम इस लेसन में समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. न्यू दिल्ली 3 अप्रैल. टुडे सैम बहादुर वुड हैव टर्न 109. आज 3 अप्रैल नई दिल्ली में ये बात हो रही है कि आज सैम बहादुर जो हैं 109 साल के हो चुके हैं. ए सोल्जर द नेशंस लव टू लव एंड द एनिमी लव्स टू हेट बट बोथ रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट फील्ड मार्शल शमशेर जी, हॉर्मुज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ एमसी द इंडियन मिलिट्री लीडर. देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऐसे सैनिक थे, एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें राष्ट्र में सभी लोग प्यार करते थे, सभी बहुत प्रेम करते थे, प्यार से प्यार करते थे. और दुश्मन थे वो भी उनको बहुत ही मतलब नफरत भी करते थे, बहुत ही प्रेम से करते थे. लेकिन दोनों ही, चाहे उनके दुश्मन हो चाहे वो उनके चाहने वाले हों, सभी उनको क्या करते थे? सैल्यूट करते थे, रेस्पेक्ट करते थे. किसकी? फील्ड मार्शल शमशेर जी, हॉर्मुज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ. ठीक है, ये इनका पूरा नाम है. ये क्या थे? इंडियन मिलिट्री लीडर में एमसी थे, जो कि पहले ऐसे इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनको 5 स्टार रैंक के लिए प्रमोट किया गया था फील्ड मार्शल के लिए. हिज डिस्टिंग्विश्ड मिलिट्री करियर स्पैन 4 डिकेड्स एंड 5 वॉर्स. देखिए उनका जो मिलिट्री करियर है उसको किस तरीके से बताया गया है, कैसे उसका विस्तार किया गया है. उन्होंने अपने जो भी उनका मिलिट्री करियर था उन्होंने उसमें 4 दशक बिताए और 5 युद्ध उन्होंने अपने इस करियर में देखे. बिगिनिंग विद सर्विस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और शुरुआत उन्होंने कहाँ से करी थी? ब्रिटिश इंडियन आर्मी से करी थी, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में थी. मानेकशॉ रोज टू बिकेम द 8th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1969. मानेकशॉ जो थे क्या बने थे? 8th चीफ बने थे आर्मी स्टाफ के. कहाँ पर? इंडियन आर्मी के, जो हमारी भारतीय सेना थी उसके आर्मी स्टाफ के चीफ बने थे, 8वें थे वो. और 1969 में बने थे. और उनकी कमांड के अंदर में इंडियन फोर्स कंडक्टेड विक्टोरियस कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान इन द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971. और उनकी कमांड के अकॉर्डिंग ही जो हमारी भारतीय सेना थी, भारतीय फोर्स थी, उन्होंने जीत हासिल करी थी. किसके खिलाफ? जो कि इंडियन इंडो पाकिस्तान युद्ध चल रहा था 1971 में, उसमें भारत को उनकी लीडरशिप के अंदर जीत हासिल हुई थी. एंड दैट लेड द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन दिसंबर 1971. और बाद में जो लिबरेशन था बांग्लादेश का 1971 में, उस चीज की बात हो रही है यहाँ पे. द मोस्ट पॉपुलर एंड रेस्पेक्टेड इंडियन जनरल, ही नेवर मिन्स्ड वर्ड एंड वन कैन नेवर फॉरगॉट हिज कोट. ये बहुत ही पॉपुलर थे और रेस्पेक्टेड इंडियन जनरल थे, जो कि कभी भी अपने शब्दों को मतलब क्या नहीं करते थे? मिन्स नहीं करते थे. और साथ में ये उनका ये जो कहा जाने वाला एक कोट था, एक कोट उन्होंने बोला था जो कभी भी भूला नहीं जा सकता.
ए यस मैन इज ए डेंजरस मैन, यानी कि एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हमेशा से ही बहुत ही खतरनाक इंसान माना जाता है। ही इज ए मिनेंस, ही विल गो वेरी फार, वो बहुत दूर तक जा सकता है। ही कैन बिकेम ए मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर बन सकता है, एक मंत्री बन सकता है, एक सेक्रेटरी बन सकता है या एक फील्ड मार्शल बन सकता है, लेकिन कभी भी एक नेता नहीं बन सकता और ना ही कभी भी उसको रेस्पेक्ट मिल सकती। ही विल बी यूज बाय हिज सुपीरियर्स, उसका इस्तेमाल उसके सुपीरियर के द्वारा किया जाएगा, उसके जो कलीग्स हैं उसके द्वारा उसको नापसंद किया जाएगा और डिस्पाइज्ड किया जाएगा उसके सबॉर्डिनेट्स के द्वारा। सो डिस्कार्ड द यस मैन, सो हमें जो यस मैन है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। मानेक शॉ वॉज बोर्न इन अमृतसर पंजाब टू पारसी पेरेंट्स। हॉर्मुसजी मानेक शॉ अ डॉक्टर एंड हिज वाइफ हीराबाई फील्ड मार्शल शमशेर जी हॉर्मुसजी फ्रेमजी जमशेद जी हु मूव टू पंजाब फ्रॉम द स्मॉल टाउन ऑफ वलसाड। देखिए मानेक शॉ का जन्म अमृतसर के पंजाब में हुआ था, जो कि उनके जो पेरेंट्स थे वो पारसी थे। उनके फादर जो थे हॉर्मुसजी मानेक शॉ एक डॉक्टर थे, और उनकी जो वाइफ थी यानी कि मानेक शॉ की जो मदर थी वो थी हीराबाई, और ये क्या थी, फील्ड मार्शल शमशेर जी हॉर्मुसजी फ्रेमजी जमशेद जी, जो कि ये कहाँ आ गए थे, पंजाब आ गए थे, जो कि वलसाड के, जो कि गुजरात के किनारे पे, गुजरात का जो तटीय इलाका है वहां पर एक जगह है वलसाड, वहां से निकल के, कस्बे से निकल के वो पंजाब शिफ्ट हो गए थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग इन पंजाब एंड शेरवुड कॉलेज, उन्होंने अपना जो स्कूल था वो पंजाब में कंप्लीट किया था, और जो शेरवुड कॉलेज था नैनीताल में वहाँ पर, एंड अचीविंग ए डिस्टिंक्शन इन द स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज बोर्ड एट द एज ऑफ 15, और 15 साल की उम्र में उन्हें क्या मिला था, स्कूल सर्टिफिकेट मिला था एग्जामिनेशन के लिए, डिस्टिंक्शन मिली थी, उन्होंने डिस्टिंक्शन अचीव की थी। ही आस्क्ड हिज फादर टू सेंड हिम टू लंदन, उन्होंने अपने फादर से कहा था कि उनको लंदन भेज दें, टू बिकेम ए गायनकोलॉजिस्ट, एक जाइनकोलॉजिस्ट बनने के लिए उन्होंने बोला था कि उनको लंदन भेज दें। वैन हिज फादर रिफ्यूज टू सेंड हिम अंटिल ही वॉज एन ओल्डर, लेकिन उनके फादर ने उनको मना कर दिया था वहां भेजने के लिए, क्योंकि वो क्या थे, जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते तब तक के लिए। इन एन एक्ट ऑफ रिबिलियन मानेक शॉ टुक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एनरोलमेंट इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और मानेक शॉ फिर उसके बाद में क्या करने लगे, मतलब उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया किस चीज में, यानी कि जो हमारी इंडियन मिलिट्री अकेडमी है उसमें भर्ती होने के लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, जो कि कहाँ पे है, देहरादून में है। ही वॉज सक्सेसफुल एंड एज ए रिजल्ट बिकेम पार्ट ऑफ फर्स्ट इनटेक ऑफ 40 कैडेट्स इन अक्टूबर 1932, और वो सक्सेसफुल भी हुए इस चीज में, उनका जो परिणाम था वो सक्सेसफुल रहा, और वो हिस्सा बने जो कि 40 कैडेट 1 अक्टूबर 1932 को जो 40 कैडेट्स थे उनका हिस्सा भी बने थे वो। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन थी कहाँ से करी थी, आईएमए से करी थी, जिसकी अभी बात हुई थी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी से करी थी 4 फरवरी 1934 को, एंड कमीशन ए सेकंड लेफ्टिनेंट इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी विच लेटर बिकेम द इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और वो बाद में किस में भर्ती हो गए थे, मतलब उनको बाद में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट भी मिली थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, जो कि आज़ादी के बाद में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में ही बदल गई थी आज़ादी के बाद में। फील्ड मार्शल शमशेर जी हॉर्मुसजी फ्रेमजी आफ्टर टेकिंग ओवर ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट ए फंक्शन ऑन 8 जून 1969। देखिए 8 जून 1969 को क्या हुआ था, वो मतलब ये क्या बने थे, मतलब आर्मी स्टाफ के चीफ बने थे, जो हमारी आर्मी स्टाफ था उसके चीफ बने थे। कब बने थे, 8 जून 1969 को, टू मार्क द सेंटेनरी ऑफ शेरवुड कॉलेज। Manek Shaw recalled that his year at the college had prepared him for war as they had taught him to live alone and independently। यानी कि मानेक शॉ को रिकॉल किया गया कि जो उनके साल थे कॉलेज में उनको वहाँ पे किसके लिए तैयार किया गया था, युद्ध के लिए तैयार किया था, जैसे उनको सिखाया गया था कि उनको अकेले रहना है और आज़ादी से रहना है, टू फाइट विदाउट रिलेंट, और मतलब उन्हें लड़ाई भी लड़नी है, टॉलरेट हंगर, उन्होंने भूख भी बर्दाश्त करी बहुत लंबे समय तक के लिए, टू हेट इज एनिमी, और अपने दुश्मनों से उन्होंने नफरत करना भी सीखा। ऑन कमीशनिंग एज पर प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, जैसा कि उनको प्रैक्टिस कराई गई थी उस समय के अकॉर्डिंग, मानेक शॉ वॉज फर्स्ट अटैच टू द सेकंड बटालियन। मानेक शॉ पहले किससे अटैच हो गए थे, सेकंड बटालियन से अटैच हो गए थे। द रॉयल फील्ड मार्शल शमशेर जी हॉर्मुसजी फ्रेमजी स्कॉट्स ए ब्रिटिश बटालियन एंड देन लेटर पोस्टेड टू द 4th बटालियन। देखिए
ये पहले कहाँ पे थे, मतलब सेकंड बटालियन में थे, जो कि कहाँ पे, मतलब सेकंड ब्रिटिश बटालियन थी, और बाद में वो किस में पोस्ट किया गया था, उनको फोर्थ बटालियन में पोस्ट किया गया था। 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट, कॉमनली नोन एज द 54th सिक्स, यानी कि क्या था ये इसका कंप्लीट नेम, ये था 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट था, जिसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता था, 54th सिक्स के नाम से जाना जाता था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड देन कैप्टन मानेकशॉ सॉ एक्शन इन बर्मा इन 1942 कैंपेन। जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान में जो कैप्टन मानेकशॉ थे, उन्होंने एक्शन लिया था कहाँ पर, बर्मा में, जो कि 1942 में कैंपेन चल रहा था ऑन द सितोंग रिवर विद द 4x12 फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट। और 4x12 फ्रंटायर रेजिमेंट के साथ में जो कहाँ पे चल रहा था ये कैंपेन, एक ये रिवर थी सितवेंग रिवर यहाँ पे, और ये कैंपेन चला था 1942 में, एंड हैड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। और मतलब जो युद्ध था, युद्ध के क्षेत्र में उन्हें बाद में बहादुरी के लिए ऑनर भी मिला था, मतलब सम्मान भी मिला था, और मतलब बहुत ही उनकी ऐसी रेयर डिस्टिंक्शन थी जो कि बहुत हर किसी को नहीं मिलती, और उनकी बहादुरी के लिए उनको मतलब ऑनर सम्मान भी मिला था। मानेकशॉ अटेंडेड द 8th स्टाफ कोर्स एट कमांड एट स्टाफ कॉलेज। मानेकशॉ ने 8th कोर्स स्टाफ कोर्स जो था वो अटेंड किया था, और कहाँ पे, स्टाफ कॉलेज में, क्वेटा फ्रॉम 23 अगस्त टू 22 दिसंबर 1943। कब से, 23 अगस्त से लेके 22 दिसंबर 1943 तक इन्होंने ज्वाइन भी किया था। ही वॉज देन पोस्टेड एज द ब्रिगेड मेजर ऑफ रेजमार्क ब्रिगेड, सर्विंग इन दैट पोस्ट अंटिल 22 अक्टूबर 1944। और उनको बाद में कहाँ पे पोस्ट किया गया था, ब्रिगेड मेजर के लिए किया गया था, जो कि रेजमार्क ब्रिगेड का है, और उन्होंने इस फील्ड में, मतलब इस पोस्ट के लिए उन्होंने सर्व भी किया था, सर्विस दी थी अपनी, कब तक, 22 अक्टूबर 1944 तक। और उसके बाद में उन्हें कहाँ पर भेज दिया गया, 9th बटालियन ज्वाइन करने के लिए भेज दिया गया, 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट इन बर्मा, जो कि क्या है ये, 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट बर्मा में है, जहाँ पे उन्होंने पहले काम किया था वहीं पे, एज ए पार्ट ऑफ जनरल विलियम स्लिम 14th आर्मी। और किसका हिस्सा बनाकर उनको वहां पर भेजा था, जनरल विलियम जो थे स्लिम 14th आर्मी, उसका हिस्सा बनाकर भेजा था। टुवर्ड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हमारा समाप्त होने की तरफ था, मानेकशॉ वॉज सेंट टू सर्व ऑन जनरल डेजी स्टाफ इन इंडो चाइना। और बाद में मानेकशॉ को कहाँ पर भेजा गया, सर्व करने के लिए भेजा गया, यानी कि अपनी सर्विस देने के लिए भेजा गया, कहाँ पर, जनरल डेजी का जो स्टाफ था इंडो चाइना में, वहां पर। आफ्टर ए जापानीज सरेंडर ही हेल्प रिपार्ट्रेट ओवर 10,000 फॉर्मर प्राइजनर ऑफ वॉर, जहां पर कि उन्होंने जापानीज जो थे उनका सरेंडर कर दिया था उन लोगों ने, और वहां पर उन्होंने हेल्प किया था वहां पे दोबारा से रिपार्ट्रेट करने के लिए, जहां पर कि 10,000 जो भी वहां के युद्ध के जो सैनिक थे उनकी हेल्प के लिए उन्होंने मतलब हेल्प की थी वहां पे। ही देन वेंट ऑन ए 6 month लेक्चर टूर टू ऑस्ट्रेलिया इन 1946, और बाद में उनको 6 महीने के लेक्चर टूर पर भेजा गया ऑस्ट्रेलिया में 1946 में। और जब वो वापस लौट कर आए वहां से, तो उनको प्रमोट कर दिया गया लेफ्टिनेंट कॉलोनियल की पोस्ट के लिए, रैंक के लिए, जहां पर उन्होंने सर्व किया, मतलब अपनी सर्विस दी थी किसके लिए, फर्स्ट ग्रेड स्टाफ ऑफिसर के लिए, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में उन्होंने सर्व किया था, यानी कि सर्विस दी थी अपनी। मोस्ट रिमेंबर्ड इंडियन सोल्जर अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, सबसे ज़्यादा याद रखे जाने वाले भारतीय सैनिक थे ये, जो कि मतलब जब भारत की आज़ादी हुई थी, हिस्सा हुआ था भारत का 1947 में, तब से उनको याद किया जाता है। हिज पेरेंट यूनिट 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट बिकेम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनकी जो पेरेंट यूनिट थी 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट, जो कि अब किसका हिस्सा बन चुकी है, पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुकी है। एंड सो मानेकशॉ वॉज रीअसाइन टू द 16th पंजाब रेजिमेंट, और उसके बाद में मानेकशॉ को दोबारा से रीअसाइन कर दिया गया, जो कि 16th पंजाब रेजिमेंट है उसमें, बिफोर बीइंग पोस्टेड टू 3rd बटालियन, अब वो 3रे बटालियन पे पोस्ट करने से पहले उनको यहाँ पर भेजा गया था 5th गोरखा राइफल, विच ही वॉज डिटेल्ड टू कमांड,
यानी कि इसी का ही हिस्सा था 5th गोरखा राइफल, जो कि उनको डिटेल मतलब कमांड करने के लिए उनको बताया गया था वहाँ पे। द tumultuous events of partition required मानेक शॉज रिटेंशन इन आर्मी हेडक्वार्टर। देखिए जो पार्टीशन, जब हमारा विभाजन हो रहा था भारत का, तो उसमें उस समय पे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, मानेक शॉ की रिटेंशन की बहुत ज़रूरत थी। इंडियन हमारी जो इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पर किसके लिए मतलब ज़रूरत थी उनकी, लेफ्टिनेंट कॉलोनियल के लिए ज़रूरत थी, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के लिए। थ्रो एंड बिकॉज ऑफ दिस ही सब्सिक्वेंटली मिस्ड हिज चांस टू कमांड एन इन्फेंट्री बटालियन एज ही वॉज लेटर प्रमोटेड टू ब्रिगेडियर। देखिए क्योंकि उन्होंने चांस मिस कर दिया था, यानी कि जो हमारी ये जो काम उनको दिया गया था, क्योंकि वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि उससे पहले ही उनको कहीं और पे पोस्टिंग दे दी गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उनको बाद में दोबारा से ब्रिगेडियर की पोस्ट पे उन्हें प्रमोट किया गया और वो पहले इंडियन डायरेक्टर बने मिलिट्री ऑपरेशंस के, यानी कि सेना के जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं उनका उनको डायरेक्टर बनाया गया, उनको अपग्रेड किया गया इस चीज़ के लिए। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस वॉज अपग्रेडेड फर्स्ट टू मेजर जनरल एंड लेटर टू लेफ्टिनेंट जनरल एंड इज नाउ टर्म डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। देखिए और ये जो अपॉइंटमेंट था उनका मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर के लिए, बाद में उनको अपग्रेड किया गया, पहले मेजर जनरल के लिए और बाद में उनको लेफ्टिनेंट जनरल के लिए। और अब उनको किस चीज़ में मतलब क्या उसको टर्म दोबारा से क्या दे दी गई है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी कि DGMO इसका एक्रोनियम है ये। While handling the issues related to partition in 1947, Manekshaw demonstrated his acumen for planning and administration and later was able to put his battle skill to use during operations in Jammu and Kashmir in 1947 to 48। यानी कि जब जो भी पार्टीशन हो रहा था हमारा, उस समय पे जो भी इश्यूज आ रहे थे उनको हैंडल करने के दौरान में मानेकशॉ ने डेमोन्स्ट्रेट किया था जो भी उनकी प्लानिंग थी और एडमिनिस्ट्रेशन थी, और बाद में उन्होंने अपनी जो युद्ध के जो कौशल थे उनको अप्लाई किया था कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में 1947 से लेके 1948 तक जो भी उनके क्या थे, उन्होंने स्किल्स उनको पता थी वो सभी उन्होंने अप्लाई की थी इस चीज़ में। आफ्टर कमांडिंग एन इन्फेंट्री ब्रिगेड ही वॉज पोस्टेड टू द इन्फेंट्री स्कूल एट महोज एट द स्कूल्स कमांडेंट एंड ऑल्सो बिकेम द कॉलोनियल ऑफ 8th गोरखा राइफल्स। देखिए बाद में उनको कहाँ पे पोस्ट किया गया था, इन्फेंट्री स्कूल के, जहाँ पे इन्फेंट्री स्कूल है कहाँ पे, महू में, और वहाँ पे उनको किस चीज़ के लिए पोस्ट पे उनको सर्विस देने के लिए रखा गया था, स्कूल कमांडेंट के लिए। और वो वहाँ पर क्या बने थे, कॉलोनियल भी बने थे 8th गोरखा राइफल के, जो कि उनका नया रेजिमेंट बना था। सिंस हिज ओरिजिनल पेरेंट रेजिमेंट द 12th फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट हैड बिकेम पार्ट ऑफ न्यू पाकिस्तान आर्मी एट पार्टीशन। ठीक है, और ये जो था उनका 8th गोरखा राइफल की जो कॉलोनियल थी, जो कि बाद में किस चीज़ का हिस्सा बन चुकी थी, पाकिस्तान आर्मी का। At 61 cavalry, Manekshaw then commanded a division in Jammu and Kashmir। मानेकशॉ ने फिर किस चीज़ के लिए कमांड किया था, जो कि जम्मू और कश्मीर का जो विभाजन हो रहा था वहाँ पे भी उन्होंने कमांड किया था। ए स्टेंट एट द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज फॉलोड वेयर ही सर्व्ड एज ए कमांडेंट। और उन्होंने क्या किया था, मतलब जो भी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज था उन्होंने मतलब उनको फॉलो किया गया था, जहाँ पर कि उन्होंने कमांडेंट के लिए काम किया था। It was here that his outspoken frankness got him into trouble with the then defense minister V.K. कृष्णन मेनन। और यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट था कि उनका जो फ्रैंकनेस थी, जितना वो खुलकर बोलते थे, अब वो उस चीज़ से मुश्किल में फंस गए थे। किसके साथ में, जो डिफेंस मिनिस्टर थे V.K. कृष्ण मेनन, उनके साथ में। ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वॉज ऑर्डर्ड अगेंस्ट हिम। अब उनके खिलाफ में जो कोर्ट था उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। द कोर्ट प्रेसिडेड ओवर बाय द देन वेस्टर्न आर्मी कमांडर। जो कोर्ट था उन्होंने मतलब ऑर्डर दिया था कि वो जो वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह है, उन्होंने उस चीज़ को संभाला था। एक्सोनरेटेड मानेकशॉ, और मानेकशॉ को वहाँ से हटा दिया था। बिफोर ए फॉर्मल नो केस कुड बी अनाउंस्ड, उससे पहले कोई भी नो केस अनाउंस नहीं हुआ था जब युद्ध चल रहा था चाइना के साथ में। मानेकशॉ वॉज देन प्रमोटेड टू लेफ्टिनेंट जनरल एंड मूव टू तेजपुर टू टेक ओवर 4th कॉर्प्स एट इट्स GOC। मानेकशॉ को फिर किस पे पोस्ट किया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल के लिए पोस्ट किया गया था, और वो वहाँ से तेजपुर चले गए थे
किसके लिए? फोर्थ कॉर्प्स जो थे जीओसी में, उसके लिए। ए ईयर लेटर, एक साल बाद में मानेकशॉ को प्रमोट किया गया आर्मी कमांडर के लिए, और उन्होंने किस चीज़ पे कमांड की? वेस्टर्न कमांड पे, मतलब उन्होंने काम किया। 1964 में वो शिमला चले गए, शिमला से कलकत्ता चले गए एज द जीओसी इन सी ऑफ द ईस्टर्न आर्मी, यानी कि जो हमारी ईस्टर्न आर्मी थे वहाँ पे जीओसी बन के, मतलब उन्होंने काम किया था एज जीओसी इन सी, यानी कि जीओसी जो है सी में, वहाँ पे ईस्टर्न कमांड के लिए वो सक्सेसफुली उन्होंने रेस्पॉन्ड किया था इंसर्जेंसी इन नागालैंड, फॉर विच ही वॉज लेटर अवॉर्डेड फॉर पद्म भूषण इन 1968। और मतलब जो उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया था नागालैंड में, फिर उनको दोबारा से अवार्ड मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला 1968 में। ऑन जून 7, 1969 मानेकशॉ बिकेम द 8th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 7 जून 1969 को मानेकशॉ जो थे 8th चीफ बने थे आर्मी स्टाफ के, जहाँ पे कि उन्होंने सक्सेसफुली जनरल पीपी कुमार मंगलम एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रेंडर्ड yeoman service to the nation by forcing the Indian Army into an efficient instrument of the war। देखिए उन्होंने जो आर्मी स्टाफ के जो चीफ थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने अपनी सर्विस भी रेंडर करी थी राष्ट्र को, और क्या किया था, जो हमारी इंडियन आर्मी थी, मतलब जो युद्ध हो रहा था उसमें भी अच्छा काम किया था। हिज ईयर्स ऑफ मिलिट्री एक्सपीरियंस वर सून पुट टू द टेस्ट एज इंडिया डिसाइडेड टू हेल्प द मुक्ति बहिनी रिबेल्स अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान फोर्स। अब उनके जो काफ़ी साल थे, उनका मिलिट्री एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वो जल्दी ही टेस्ट किया जाने वाला था इंडिया के लिए, मतलब इंडिया में, मतलब क्या था, मतलब उसको टेस्ट किया जाने वाला था किस चीज़ के हेल्प के लिए? जो मुक्ति बहिनी जो रिबेल्स थे, दुश्मन थे कहाँ पे? वेस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस के अगेंस्ट में, उनके लिए अब उनके जो युद्ध के कौशल थे वो सब आजमाए जाने थे। फील्ड मार्शल SHF मानेकशॉ फर्स्ट टुवर्ड द एंड ऑफ अप्रैल 1971। फील्ड मार्शल SHF मानेकशॉ टुवर्ड्स, यहाँ पे इनका ये चीज़ खत्म हुई थी अप्रैल 1971 में। इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की उस समय पे, उन्होंने मानेकशॉ को बुलाया था कि अगर वो तैयार होते हैं, जो युद्ध होने वाला था पाकिस्तान के साथ में, उस चीज़ के लिए वो तैयार हैं या नहीं। मानेकशॉ ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, सेइंग दैट हिज सिंगल आर्मर्ड डिवीज़न एंड 2 इन्फेंट्री डिवीज़न वर डिप्लॉयड एल्सवेयर। यानी कि मानेकशॉ ने मना कर दिया ये कहते हुए कि उनका सिंगल जो आर्मर्ड डिवीज़न है और 2 इन्फेंट्री डिवीज़न है वो डिप्लॉयड हो जाएगा कहीं ना कहीं। दैट ओनली 13 ऑफ हिज 189 टैंक वर फिट टू फाइट। उसमें से 189 में से सिर्फ 13 ही टैंक हैं जो कि सही है लड़ने के लिए। दैट दे वुड बी कॉम्पिटिंग फॉर रेल कैरेज विद द ग्रेन हार्वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। और उन्होंने कॉम्पिट किया था किस चीज़ के लिए? जो रेल कैरेज था, जहाँ पे कि जो ग्रेन उगाए जाते थे, जो मतलब फसल थी वो उगाई जाती थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उन्होंने उस चीज़ के लिए भी कॉम्पीट किया था। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द हिमालयन पासिस वुड सून ओपन अप। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि जो हिमालय है वो भी पास होगा जल्दी ही विद द फोर्थ कमिंग मानसून इन ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो फोर्थ आने वाला चौथा मानसून होगा ईस्ट पाकिस्तान में उस समय पे, विच वुड रिजल्ट इन हैवी फ्लडिंग, और जिसके रिजल्ट में क्या हो सकता है? बहुत बारी बाढ़ भी आ सकती है। व्हेन इंदिरा गांधी आस्क्ड द कैबिनेट टू लीव द रूम, जब इंदिरा गांधी ने कहा कैबिनेट से कि वो रूम से चले जाएं, एंड द चीफ टू स्टे, और चीफ को वहाँ पे रुकने के लिए कहा, ही ऑफर्ड टू रिजाइन, और वहाँ पर उनको ऑफर किया गया रिजाइन के लिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। शी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट इट, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बट सॉट हिज एडवाइस, लेकिन उनकी एडवाइस जरूर ली। He then said he could guarantee victory if she would allow him to prepare for the conflict on his terms। उन्होंने ये बात बोली थी कि वो जो जीत की गारंटी वो खुद से लेंगे अगर वो उनको अलाउ कर देती हैं इंदिरा गांधी कि वो अपने ही टर्म पे जो झगड़ा है उसको सुलझा लें, अपनी ही शर्तों पे सुलझा लें, तो जीत की गारंटी उन्हीं की ही होगी। और उन्होंने उस चीज़ के लिए डेट भी फिक्स कर दी थी। दीज वर एक्सेडेड टू बाय द प्राइम मिनिस्टर। When the Indian Army finally went to war in December that year, और जब इंडियन आर्मी फाइनली युद्ध के लिए गए थे दिसंबर में उस साल में मानेकशॉ की लीडरशिप के अंडर, और उन्हें जीत मिली थी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। द वॉर लास्टिंग अंडर ए फोर्टनाइट शी सॉ मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर पर्सनल टेकन एज ए प्राइजनर ऑफ वॉर। और जब युद्ध का आखिर में चल रहा था तो क्या हुआ था, 90,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको
युद्ध का बंदी बना के रखा गया था एंड इट एंडेड विद द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी ईस्टर्न हाफ। और इसका एंड किस चीज से हुआ था? जो अनकंडीशनल सरेंडर था पाकिस्तानी ईस्टर्न हाफ का, उससे। और इसके रिजल्ट में क्या मिला था कि बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में बन गया था। When the Prime Minister asked him to go to Dhaka, जब प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ढाका जाने के लिए कहा और एक्सेप्ट द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस, मानेक शॉ डिक्लाइन, और कहा था कि आप ढाका जाओ और वहां जाके जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनका सरेंडर एक्सेप्ट करो। मानेक शॉ ने उस चीज के लिए मना कर दिया, magnanimously saying that the honor should go to his army commander in the east, Lieutenant General Jagjit Singh Arora। उन्होंने ये बोल दिया था, मानेक शॉ ने ये कहते हुए मना किया था कि ये जो सम्मान है वो जो आर्मी कमांडर हैं उन ईस्ट में लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा, उनको दिया जाना चाहिए ये सम्मान। फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड मानेक शॉ ए पद्म विभूषण इन 1972। और उन्होंने उनकी सर्विस के लिए, देश के लिए उन्होंने इतना काम किया, जीत दिलाई, तो हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे उन्होंने मानेक शॉ को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया 1972 में एंड कन्फर्ड अपॉन हिम द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ए फर्स्ट ऑन 1 जनवरी 1973। और क्या किया था, मतलब जो उनकी रैंक थी फील्ड मार्शल की उसको कन्फर्ड भी किया था 1 जनवरी 1973 में। ही बिकेम one of the only 2 आर्मी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी अवॉर्डेड हिज प्रेस्टिजियस रैंक। यानी कि वो पहले ऐसे 2 आर्मी जनरल थे जो कि स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे वो थे जिन्हें उनकी रैंक के लिए सम्मान किया गया था। बट द अदर बीइंग कोडंडरा मडप्पा करियप्पा हु वॉज अवॉर्डेड इन 1986। पहले तो ये थे, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे कोडंडरा मडप्पा करियप्पा, जिनको अवार्ड मिला था 1986 में। मानेक शॉ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव सर्विस ओ फोर्टनाइट लेटर ऑन 15 जनवरी 1973। मानेक शॉ जो थे अपनी सर्विस से सक्रिय, जो उनकी सर्विस थी वहां से कब रिटायर हुए थे? बाद में 15 जनवरी 1973 के बाद में। यानी कि उनका जो करियर था वो 4 दशकों का था, और उन्होंने एंड सेटल डाउन विद हिज वाइफ सिल्लो इन कोरनूर, और वो अपनी वाइफ सिल्लो के साथ में कोरनूर में सेटल हो गए थे बाद में। और क्या बन गए थे? एक नागरिक बन गए थे, जो कि कहाँ पर है? वेलिंगटन मिलिट्री कैंटोनमेंट है, वहाँ के नागरिक बन गए थे। वेयर ही हैड सर्व्ड एज कमांडेंट ऑफ द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, जहाँ पे उन्होंने सर्विस दी थी कमांडेंट के लिए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में एट एन अर्लियर टाइम इन हिज करियर, जो कि उनके करियर का सबसे शुरुआती समय था, उसी के वहाँ के नागरिक बन गए थे वो। पॉपुलर विद गोरखा सोल्जर, नेपाल फीटेड मानेक शॉ एज एन ऑनरेरी जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी इन 1972। जो कि किस चीज से पॉपुलर था? गोरखा सोल्जर जो थे वहां से पॉपुलर था वो। नेपाल फीटेड मानेक शॉ एज एन ऑनरेरी जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी इन 1972। और नेपालीज आर्मी मतलब जो उन्हें नेपाल ने मानेक शॉ को मतलब किस चीज के लिए सम्मान दिया था? ऑनरेरी जनरल के लिए उनको सम्मान भी दिया था नेपालीज आर्मी के लिए 1972 में। मानेक शॉ डाइड एट द मिलिट्री हॉस्पिटल इन वेलिंगटन। मानेक शॉ मिलिट्री हॉस्पिटल में खत्म हो गए थे कब? इतने तमिलनाडु में है ये 0030 आवर्स में। और किस कौन सी डेट थी उस दिन? 27 जून 2008 को 94 ईयर्स की एज में। ठीक है। Since then 16 December is celebrated each year as Vijay Diwas in the memory of victory achieved under Manek Shaw leadership in 1971। और उसी दिन से 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस चीज की स्मृति में? यानी कि उनकी जो उन्होंने मानेक शॉ की लीडरशिप के अंडर में 1971 में जो भारत को जीत मिली थी, इसी की स्मृति में हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए पोस्टेज स्टैम्प डेपिक्टेड मानेक शॉ इन हिज फील्ड मार्शल यूनिफॉर्म वॉज रिलीज बाय प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। और उनकी जो पोस्टेज स्टैम्प थी मानेक शॉ की, जो कि उन्होंने फील्ड मार्शल की जो उनकी यूनिफॉर्म थी वो की बाद में जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने वो रिलीज करी थी। ठीक है। तो ये हमारा लेसन था। ये जो एक आर्टिकल है जो कि एक न्यूज़पेपर एजेंसी से लिया गया है। चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है समटसली, इन ए लग्जरियस और एक्सट्रावेंजेंट मैनर, यानी कि एक लग्जरियस तरीके से।
विद ग्रेट एक्सपेंस एंड ऑपुलेंस, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो। टैप्स्ट्री, टैप्स्ट्री एक फैब्रिक वोवन होता है, यानी कि एक ऐसा फैब्रिक होता है जो कि बहुत सारे डिज़ाइन में मतलब बुना जाता है। आर्मोरियल, आर्मोरियल मीन्स रिलेटेड टू कोस्ट ऑफ आर्म और हेरल्ड्री, यानी कि जो आर्म्स होते हैं या हेरल्ड्री होते हैं उसके तट से संबंधित। फिर है एरब्स्क्यू, एरब्स्क्यू का मतलब होता है इलेबोरेट एंड इंट्रिकेट पैटर्न और डिज़ाइन। देखिए यानी कि किस तरीके का पैटर्न होता है या डिज़ाइन होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारे तरीके के मतलब डिज़ाइन बताए जाते हैं, ऐसा ही कुछ। विग्नेट, विग्नेट का मतलब है ए ब्रीफ एवोकेटिव डिस्क्रिप्शन और इलिस्ट्रेशन, यानी कि संक्षिप्त में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन या फिर एक कोई उदाहरण। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टर, ऑस्टर मीन्स सर्व और स्ट्रिक्ट इन ए मैनर, एटीट्यूड और अपीरियंस डिवॉइड ऑफ लग्जरी और एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन। कहने का मतलब है यहाँ पे यानी कि जो सख्त तरीके से काम किया जाता है उसको बताया गया है ऑस्टर। रेवरी, रेवरी मीन्स ए स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग और डीप थॉट, यानी कि दिन में सपने देखने की या फिर गहरे विचारों की अवस्था। पैलेट, पैलेट मीन्स ए नैरो हार्ड बेड और मैट्रेस, यानी कि एक सख्त गद्दा या फिर एक पतला एक सख्त गद्दा जिसके ऊपर टिपिकली जो कि किससे बनाया जाता है, घास से या फिर उसी से संबंधित किसी पदार्थ से बनाया जाता है। डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड मीन्स टू मेक अ डाउट फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर और गो अवे, टू रिमूव और डिस्पर्स, यानी कि एक डाउट करना किसी चीज के ऊपर उसको बोला गया है डिस्पेल्ड। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मीन्स एक्टिंग और डन विदाउट फोरथॉट और केयरफुल कंसिडरेशन, स्पॉन्टेन्यूअस, यानी कि इम्पल्सिव का मतलब होता है यानी कि कोई भी ऐसा कार्य है जो कि मतलब बहुत सोच समझ के किया गया हो। अपेल्ड, अपेल्ड मीन्स फिल्ड विद हॉरर और शॉक, यानी कि डर से या भय से भरा हुआ। आर्डर, आर्डर मीन्स इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग और एंथुजियाज्म, यानी कि देशभक्ति के लिए या किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डीप फीलिंग होना, गहरे अपना पैशनेट जुनून से भरा हुआ भाव रखना। एंट्रेंस, एंट्रेंस मीन्स फिल्ड विद वंडर और डिलाइट टू द पॉइंट ऑफ बीइंग कैप्टिवेटेड और एब्सॉर्ब्ड, यानी कि आश्चर्य से भरा हुआ या फिर खुशी से भरा हुआ ऐसा पॉइंट या फिर कोई एक ऐसा हिस्सा। एक्सोनरेटेड, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि ऑफिशियली जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया हो यानी कि उसने कोई क्राइम नहीं किया गया हो उस चीज को बोला गया है। योमेन, योमेन्स ए डिलीगेंट डिपेंडेबल वर्कर और ए सर्वेंट, यानी कि जो कि अपना काम किससे करता है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से करता है या कौशल के साथ करता है। मैग्नेमियसली, मैग्नेमियसली यानी कि एक जेनरस और फॉरगिविंग मैनर में। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी कि पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते का समय। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल यानी कि जिसमें कोई शर्त नहीं होती। ऑप्युलेंस, ऑप्युलेंस मीन्स ग्रेट वेल्थ और लग्जरीनेस, यानी कि बहुत सारा पैसा या संपत्ति। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूशन, ए शील्ड और एम्ब्लेम बियरिंग ए कोट ऑफ आर्म्स, यानी कि एक ऐसा शील्ड या फिर कोई ऐसा एम्ब्लम जिसमें कि क्या है मतलब जिसमें कि कोट है, आर्म्स से रिलेटेड कुछ ऐसा कोट है उसको बोला गया है। ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन यानी कि किसी चीज को संवारने की, किसी चीज को सजाने की पूरी प्रक्रिया जो होती है उसको बोला गया है। heraldry, heraldry means a system of designing and displaying coat of arms and other आर्मोरियल बियरिंग्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम यानी कि जिसमें कि जो आर्म्स का जो कोट्स होते हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, उसका पूरा सिस्टम उसको बोला जाता है हेरल्ड्री। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।